नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। अब हम चलेंगे अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम आज सिलेबस का वो बिंदु देखने वाले हैं जो कि है सीखने हेतु मूल्यांकन एवं सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर। ये दो चीज़ें हमको पढ़नी है इसमें। सीखने हेतु मूल्यांकन क्या होता है और सीखने का मूल्यांकन क्या होता है, और इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है सीखने हेतु मूल्यांकन में और दूसरा जो शब्द है सीखने का मूल्यांकन में, दोनों में क्या अंतर है। मुख्य रूप से एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। उस कहानी से आपकी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक लड़की है जो कि होम साइंस लेकर के पढ़ रही है। एक लड़की है जो कि होम साइंस लेकर के पढ़ रही है, और होम साइंस में क्या बताया जाता है, किस तरीके से खाना बनाना है, कैसे मतलब कैसे खाना बनाएंगे तो स्वादिष्ट बनेगा। विभिन्न प्रकार के डिश मतलब विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो बनाने के लिए सिखाए जाते हैं। अब मुख्य रूप से इसके सिलेबस में कुछ चीज़ें हैं जो कि सीखना है। इसको सबसे पहला सीखना है सब्जी बनाना। सब्जी, वो भी कौन सी सब्जी? सामान्य आलू की सब्जी। इसी पर बात करते हैं। सामान्य आलू की सब्जी, इसको बनाना सीखना है। जब शुरुआत में शिक्षक उसको बताना शुरू करेगा, या फिर होम साइंस की क्लास इसको काट दीजिए ना, होम साइंस की क्लास मत रखिए, इसको कुकिंग क्लास कर दीजिए। कुकिंग क्लास तो आपके लिए समझ में आ जाएगा। होम साइंस की क्लास में सामान्य तौर पर शिक्षक बनाते नहीं है, इस वजह से। तो कुकिंग क्लास में आलू की सब्जी बनाना सिखाया जा रहा है। तो शुरुआत में क्या होगा, कोई भी लड़की जाएगी, सामान्यतः लड़कियां ही होम साइंस का क्लास करती हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, तो क्या मैं आपको बता देता हूँ, याद आ गया वो। दरअसल एक किसी का मैसेज आया था, एक कॉल आया था कि कुछ एग्ज़ाम था जिसमें साइंस होना चाहिए, ऐसा करके आया था। शायद प्रयोगशाला सहायक का एग्ज़ाम था। एक प्रयोगशाला एग्ज़ाम, सहायक के एग्ज़ाम के बारे में बात हो रहा था। उसमें चाहिए साइंस, 11th-12th में साइंस चाहिए। तो एक लड़की मैसेज करी थी कि सर मैं होम साइंस करी हूँ, तो क्या मैं इसका फॉर्म भर सकूँगी कि नहीं भर सकूँगी। तो होम साइंस में भी साइंस जुड़ा हुआ है, तो ये सोच करके वो करी। लेकिन ऑफिस में उसको देखा हम लोगों ने, बड़ा मज़ा आया देख करके, हंसी भी आया। खैर वो एक अलग मुद्दा है। होम साइंस एक अलग विषय है और साइंस अलग विषय है। होम साइंस में जो साइंस है उसका किसी भी प्रकार से साइंस अर्थात विज्ञान से कोई संबंध नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं तो कुकिंग क्लास की, और कुकिंग क्लास में आलू की सब्जी बनाना सिखाया जा रहा है। तो एक ही बार में तो कोई लड़की आलू की सब्जी बनाना सीख नहीं पाएगी। चाहे कोई लड़के की बात करें तो लड़का ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा इस कुकिंग क्लास के लिए, क्योंकि लड़कियां सामान्यतः आलू की सब्जी बनाना जानती हैं, तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगी। कोई लड़का है जो कि आलू की सब्जी बनाना सीख रहा है, तो शुरुआत में तो वो आलू की सब्जी प्रॉपर बना नहीं पाएगा। तो शुरुआत में जैसा भी बनाएगा, कच्चा पक्का बनाएगा। फिर उसके बाद उसको वो किसी को खिलाएगा। खिलाने के बाद वो बताएगा कि भाई ये कुछ चीज़ें इसमें कमी है, उस कमी को तुम दूर कर लो आलू की सब्जी में। वो बच्चा फिर से बनाएगा, लड़का फिर से बनाएगा, फिर से खिलाएगा, फिर से बोलेंगे कुछ इसमें कमी है जिसको तुम दूर कर लो, फिर से बनाएगा। इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा 6 महीना या 8 महीना बीत जाएगा, या फिर जितने दिन का कुकिंग क्लास होगा, 3 मंथ का मान लेते हैं, तो 3 मंथ खत्म हो गया। और 3 मंथ के खत्म होने के बाद, कुकिंग क्लास के 3 मंथ के खत्म होने के बाद फाइनली इसको आलू की सब्जी बनाना सीख जाना चाहिए। तो फिर 3 मंथ के बाद इसका टेस्ट हुआ है, आलू की सब्जी बनाया। बनाने के बाद जो निरीक्षण करने वाला था या फिर जो उसको इवेलुएट करने वाला था वो व्यक्ति आया, इसका एग्ज़ाम हुआ और आलू की सब्जी खिलाया गया। आलू की सब्जी खिलाने के बाद जो इवेलुएट करने वाला व्यक्ति था उसने इसको मार्क्स दिया, नंबर दिया।
कि तुम्हारे आलू की सब्जी को मैं इतना नंबर देता हूं, 100 में से मान लेते हैं 100 में से उसने दिया 70 नंबर, इसका मतलब उसने 30 नंबर कम दिया। अब 30 नंबर कम क्यों दिया, इसके बारे में वो क्या करेगा, रिमार्क लिखेगा। रिमार्क लिखेगा कि मैं किस वजह से 30 नंबर काट रहा हूं। क्लियर है, ये पूरी की पूरी कहानी आपको शायद याद हो गई हो। अब देखिए, आलू की सब्जी बनाना शुरू करने से लेकर के जब तक उसका ये एग्जाम नहीं हुआ है, आलू की सब्जी के विषय में फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है, इससे पहले कि जितने बार भी वो बना रहा है और सीख रहा है, ये जो चीज होगा ये होगा सीखने के लिए मूल्यांकन। और फाइनली वो अपने लेवल पे सीख चुका, 3 महीने के बाद उसका एग्जाम है। अब ये क्या होगा, सीखने का मूल्यांकन। जो उसने सीखा, सीखने के लिए बार बार मूल्यांकन कर रहा है ना, बार बार खा रही है, टेस्ट करा रहा है, वो भी तो एक मूल्यांकन होता जा रहा है। तो वो मूल्यांकन कैसा हुआ, सीखने के लिए मूल्यांकन। और ये मूल्यांकन इसके बाद जब 3 महीना उसका कंप्लीट हो गया, जब मार्क्स और रिमार्क देने की बात आई, जब इवेल्युएटर आया उसको जांच करने, तो वो क्या हुआ, सीखने का मूल्यांकन हो गया। कुल मिला के सीखने के लिए मूल्यांकन सतत चलती रहती है। उसके बाद सीखने का मूल्यांकन सामान्यतः एक बार होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लास की, जो क्लास चलता है, किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो उसका यूनिट टेस्ट लेंगे, फिर मंथली टेस्ट लेंगे, फिर क्वार्टरली टेस्ट लेंगे, मतलब त्रैमासिक, फिर हाफ ईयरली टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर ईयरली टेस्ट लेंगे। तो इस दौरान अगर मैं कहूँ यूनिट टेस्ट क्या है, मंथली टेस्ट क्या है, क्वार्टरली टेस्ट क्या है, हाफ ईयरली टेस्ट क्या है, तो ये क्या है, सीखने के लिए मूल्यांकन है। अब वो इतना में कितना सीखा, उसका मूल्यांकन क्या होगा, ईयरली टेस्ट होगा, सीखने का मूल्यांकन। क्लियर होगा, ये कंफर्म आप लगभग समझ गए होंगे। मान लेते हैं एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। आप एक स्कूल में, उस स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं, 500 बच्चे पढ़ते हैं। अब 500 बच्चे पढ़ते हैं, अब आपके स्कूल के पास एक नोटिस आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, एक नोटिस आता है कि आपके स्कूल से बच्चों को चयनित करके भेजना है। कहाँ भेजना है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। कौन सा खेल हो रहा है, वो खेल हो रहा है शतरंज का खेल। अब 500 बच्चों में से आप मूल्यांकन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप ये सवाल पूछेंगे कि भाई तुम लोगों ने शतरंज का नाम कितने लोगों ने सुना है। तो इसमें से 400 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमने कोई शतरंज का नाम नहीं सुना, 100 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम शतरंज का नाम हमने सुना है। यहाँ पे एक सवाल के थ्रू आपने मूल्यांकन कर दिया। अब आपके काम लायक ये लोग नहीं, आपके काम लायक ये हैं, अब इनका मूल्यांकन करना है। चलिए, अब इस 100 में से आप फिर से मूल्यांकन करना शुरू करते हैं और फिर पूछते हैं कि 100 लोग में से आप लोग ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिसने शतरंज देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा। तो इसमें से लगभग 30 या 40 लोग कहते हैं कि हमने नहीं देखा, और इसमें 60 लोग कहते हैं कि हमने देखा है। अब आपके काम की ये नहीं है, अब आपके काम की ये है। अब इस 60 लोगों में से आप पूछेंगे कि आप लोग उसमें जो गोटियां होती हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, उसके बारे में कौन कौन जानता है। तो इस 60 में से लगभग 30 लोग ऐसे छट जाएंगे या 40 लोग ऐसे छट जाएंगे जो कहेंगे कि हम नहीं जानते। 20 लोग रहेंगे जो कहेंगे हम जानते हैं। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, यहां से मूल्यांकन कर करके अलग कर रहे हैं। अब ये 20 लोग जो बचे, यही आपके काम के हैं, आपके काम के नहीं। इस 20 लोगों में से फिर आप 2 सवाल पूछेंगे कि आप लोगों को कितने लोगों को चेस खेलना आता है, या आप लोगों ने कितने लोगों ने चेस खेला है। इसमें से कुछ 6 लोगों ने कहा कि हमने कभी चेस नहीं खेला, और 14 लोगों ने कहा कि हमने चेस खेला है। यही 14 लोग आपके काम के हैं। अब इसी 14 में से फिर से आपको चेस खिलाना होगा, और मूल्यांकन करके इसी में से 4 लोग 6 लोग जितने भी भेजने की क्षमता हो उतने लोगों को राज्य स्तर पर भेजेंगे, और फिर से वो जाएंगे राज्य स्तर पर सीखेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जो आपने मूल्यांकन किया है, यहां से लेकर के यहां तक, ये मूल्यांकन कैसा है, ये मूल्यांकन है सीखने के लिए मूल्यांकन। ठीक है, ये मूल्यांकन कैसा है, सीखने के लिए मूल्यांकन। और ये 14 लोग फिर खेलेंगे, सीखेंगे, इनको सिखाया जाएगा।
अब ये 14 लोगों में से ये कहानी खत्म हो गई, अब दूसरी कहानी, अब 14 लोगों की। इन 14 लोगों में से आपने सिखाना शुरू किया। अब सिखाना शुरू किया, इसमें से कुछ लोग छटते गए, आपके पास 4 लोग बचे काम लायक और बाकी 10 लोग बेकार हो गए, यानी 10 लोग ने प्रतियोगिता में वो पीछे आए तो 4 लोग आ गया। अब इस 4 लोगों में से अब इन 4 लोगों को आप क्या करेंगे, राज्य स्तर पर भेजेंगे। अब राज्य स्तर पर, तो यहां से ये लोग जब राज्य स्तर पर जाएंगे तो यहां पे भी क्या करेंगे, ये लोग सीखेंगे। मतलब यहां से ये जाएंगे कहां, सॉरी राज्य स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। अब जिला स्तर में जाके ये 4 लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कूलों से सीख करके आए होंगे। तो यहां तक जो काम हुआ ना, इससे पहले तक का काम आपका हुआ, वो कैसे हुए, सीखने के लिए मूल्यांकन। अब सीख करके आपने इसको फाइनल करके भेज दिया, अब ये जिला स्तर पे जाएंगे तो सीखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सीखने के लिए जो मूल्यांकन हुआ है या फिर सीखने का मूल्यांकन जो हुआ है, ये 4 लोग जो हुए वो सीखने का मूल्यांकन के थ्रू आए हैं, क्योंकि 14 में से 4 बचे हैं। 14 जो थे वो सीखे हुए थे पहले, उस 14 में से 10 लोगों को आपने काट दिया कि आप लोग किसी काम के नहीं, अब 4 लोग सीखे हुए। तो ये मूल्यांकन आपने कैसे किया, ये मूल्यांकन आपने ये किया कि सीखने का मूल्यांकन किया, उसके बाद 4 लोगों को लिया। अब ये सीखने का मूल्यांकन आगे जाके जिला स्तर पर अन्य लोगों से जब इसकी प्रतियोगिता होगी तो यही सीखने का मूल्यांकन सीखने के लिए मूल्यांकन में भी बदल जाएगा। समझ गए होंगे, सीखने के लिए मूल्यांकन में बदल जाएगा। सीखने के लिए मूल्यांकन में बदल जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यही प्रक्रिया जो आप लोग यहाँ पे पूरा अभी लंबा चौड़ा देखा, वही प्रक्रिया फिर जिला स्तर पर होगी। उस जिला स्तर में से सब सारे स्कूल के बच्चे आएंगे, उसमें से फिर 4 लोगों को छांट के राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। तो जिला स्तर में जाने के लिए के बाद भी ये सीखने के लिए मूल्यांकन चल रहा है। सीखने का मूल्यांकन आपने किया, फिर ये सीखने के लिए मूल्यांकन हुआ, फिर से यहां से छांटा जाएगा, फिर भेजा जाएगा। तो जब छांटने के लिए जब मूल्यांकन होगा, वो क्या होगा, फिर से सीखने का मूल्यांकन में कन्वर्ट हो जाएगा। और राज्य स्तर में वही सीखने का मूल्यांकन जो होगा सीखने के लिए मूल्यांकन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए, तो मैं कहूं कि सीखने के लिए मूल्यांकन जो है वो सतत चलती रहती है या फिर कंटिन्यू प्रोसेस है, और सीखने का मूल्यांकन एक आध बार होता है, जरूरी नहीं कि एक आध बार ही हो। अब देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन अर्थात मूल्य का अंकन या मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। वास्तव में मूल्यांकन में बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे को कुछ सिखाया गया, उसका उद्देश्य क्या है, सीखने वाली विधियां कितनी सफल रही और उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। इस प्रकार मूल्यांकन शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षण विधियों आदि का किया जाता है। बच्चों के सीखने हेतु मूल्यांकन अर्थात अधिगम कराने हेतु मूल्यांकन के दौरान बच्चों तथा शिक्षकों की उन कमियों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों तथा शिक्षकों की उन कमी को पता लगाने का प्रयास किया जाता है जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। जबकि सीखने का मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि बच्चे को सिखाया जाना था वो उसने सीखा है या नहीं, अर्थात उद्देश्य की प्राप्ति हुई अथवा नहीं। क्लियर है? तो ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां जो उसको सीखने के लिए सहयोग करें, ऐसी शैक्षणिक बाधाएं जो उसके सीखने में बाधा उत्पन्न करती थी, उसको दूर करके बच्चे को सिखाने का प्रयास करना सीखने के लिए मूल्यांकन में आएगा। जब बच्चा सीख जाएगा तो फाइनल ये माना जाएगा कि बच्चा अब सीख गया। अब कितना सीखा या कितना नहीं सीखा उसका मूल्यांकन करना सीखने का मूल्यांकन होगा। क्लियर है? चलिए, अन्य शब्दों में प्रगति जानने के लिए सीखने हेतु मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए सीखने का मूल्यांकन किया जा सकता है। चलिए, ये चीज समझ में आया आपको? अन्य शब्दों में कहे तो बच्चों की प्रगति जानने के लिए सीखने हेतु मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए, सीखने हेतु मूल्यांकन चल रहा है,
ये बच्चा बना ले रहा है, इसको सिखाया जा रहा है कि तुम ऐसे बनाओ। जब ये सीख जाएगा तो उसके बाद सीखने का मूल्यांकन हो, क्या ये जो गोला गोला बनाना था उसने बनाया, ये देखिए मूल्यांकन अलग चल रहा है। ठीक, तो ये जो इसको अभी सिखाया जा रहा है, तो सिखाने के दौरान जो मूल्यांकन किया जाएगा, ये अच्छा ये गोल वाला जमा लेता है, चलो अब इसको चौकोर वाला देना है, चौकोर वाला जमा लेता है, अब इसको त्रिकोण वाला देना है, त्रिकोण वाला जमा लेता है। तो इस तरीके से जो बार बार इसको देखो, एक बताने वाली भी है, ये बार बार इसको बता रही है कि कैसे जमाना है, क्या करना है। तो ये जब सीख जाएगा उसके बाद फाइनल ये माना जाएगा कि अब इसने सीख लिया है, फिर इसका मूल्यांकन इस तरीके से होगा कि एक्चुअल में उसने सीखा है या नहीं सीखा है। इसलिए शिक्षक सीखने हेतु मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चे की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए कर सकता है। प्रमुख अंतर अगर देखें तो क्या है? पहला, वैसे आपको अंतर तो समझ में आ ही गया होगा। सीखने हेतु मूल्यांकन का देखते हैं। सीखने हेतु मूल्यांकन का मतलब क्या है? शिक्षण और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण मतलब टीचिंग, सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करना पहला। दूसरा, उसके सीखने की जरूरतों को जानना और उचित रणनीति का चयन करके अंतर को भरने का प्रयास करना। पहला, वो सीख किस प्रकार से रहा है उसका निगरानी करना। दूसरा, वो सीख किस प्रकार रहा है उसकी निगरानी करना। और दूसरा, उसके सीखने में और किन चीजों की आवश्यकता है, उन आवश्यकता को पूरा करना, या जो कमी है, बाधा है, उस बाधा को दूर करना। क्लियर है? चलिए दूसरा देखिए, सीखने का मूल्यांकन योगात्मक होने के लिए और छात्र की उपलब्धि का सटीक विवरण तैयार करने के लिए। योगात्मक होने के लिए मतलब उसने कितना सीखा उसका सही एनालिसिस करने के लिए सीखने का मूल्यांकन होगा। अवधि के अंत में छात्र के सीखने के स्तर को मापने, उपलब्धि के स्तर को मापने, प्रमाणित करने और प्रतिवेदन देने में मदद करता है। जैसे सीखने का मूल्यांकन अगर बात करें, यदि खाना पकाने के दौरान कोई रसपान करता है, रसपान मतलब चखना, दारू वाला चखना नहीं है ये, चखना मतलब टेस्ट करना, ठीक है। रसपान करता है तो इस सीखने हेतु मूल्यांकन है, यानी टेस्ट करता जा रहा है, बना रहा है और टेस्ट करता जा रहा है, कैसा बना है, नहीं सही तो नहीं बना है, नमक तो कम नहीं है, फिर से नमक डाल, मसाला तो कम नहीं, फिर से मसाला डाल। ये कैसा हुआ? उसी दौरान चल रहा है जब खाना बन रहा है। और एक बार जब खाना बन गया तो फिर मूल्यांकन कौन करेगा? कोई अन्य व्यक्ति ही करेगा, उसका खाना टेस्ट करके, या वो स्वयं भी कर सकता है कि फाइनली मैंने खाना कैसा बनाया है। चलिए अब दूसरी बात देखें, अब आगे देखते हैं। प्रमुख अंतर देख लिया। अब मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर क्यों हम मूल्यांकन करना चाहते हैं? तो सबसे पहला बात, छात्रों के मार्गदर्शन के लिए। अगर एग्जाम पेपर की बात करूं तो एग्जाम पेपर में नंबर के द्वारा मूल्यांकन को दर्शाया जाता है कि किसने कितना मार्क्स, कितना अंक गेन किया, कितना अंक उसने प्राप्त किया, उसके अनुसार दर्शाया जाता है। तो अगर देखने में ये पता चल जाए कि कोई गणित में कम नंबर ला रहा है, इसका मतलब क्या है? वो गणित में कमजोर है। तो छात्रों को मार्गदर्शन किया जा सके उसके लिए। सहायक सामग्री के लिए, यानी सीखने के दौरान जो बाधा आ रही है उसमें कौन कौन सी सामग्री यूज करें उसके लिए। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, अगर बच्चा मैथ के सवाल में अटक जा रहा है और बार बार वो सवाल टफ लग रहा है उसको, तो ऐसा भी सोचा तो जा सकता है कि वो बच्चा जब उम्र में बड़ा होगा तो उन सवालों को सीख सकता है। अभी उसके बुद्धि का स्तर, बहुत सारे बच्चे अगर ऐसा ही करने लगे तो उनके बुद्धि का स्तर उतना नहीं है, तो फिर ऊंचे वाले क्लास में उनको पढ़ाया जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए, पाठ योजना में परिवर्तन लाने के लिए। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। शैक्षिक विधियों में परिवर्तन लाने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। रुचियों तथा कुशलताओं की जांच के लिए और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए। चलिए अब देखते हैं छात्रों की कमजोरियों को पता लगाने के लिए बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ मतलब पहले सीखने के दौरान जब मूल्यांकन किया गया, सीखने हेतु जब मूल्यांकन किया गया, उस सीखने हेतु मूल्यांकन के बाद फाइनल जब सीखने का मूल्यांकन होगा तो ये पता चल जाएगा ना उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। यदि इच्छित परिवर्तन न हुआ तो क्यों नहीं हुआ और इसका कारण क्या है उसको जानने के लिए।
इसी क्रम में एनसीईआरटी ने 1988 में कहा था कि मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है। यद्यपि मूल्यांकन में कई प्रकार हैं, किंतु वर्तमान समय में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को माना जाता है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक सीखने हेतु मूल्यांकन और सिखाने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। शिक्षक के विषय में कहा गया है कि शिक्षक सीखने हेतु मूल्यांकन और सिखाने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। किस क्षेत्र में कर सकता है? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए कर सकता है। दूसरा देखें, बच्चे की सीखने की जरूरत को जाने और उसके अनुसार शिक्षक रणनीति चयन करे। तो ये जो बी नंबर का पॉइंट है, ये भी आपको लग रहा हो कि नहीं सही है, और ऐसे जगहों पे आप फंस भी जाते हैं। लेकिन देखिए बी नंबर का पॉइंट क्या कहता है? बच्चे की सीखने की जरूरत को जाने और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करें। ये जो मूल्यांकन है ये केवल सीखने हेतु मूल्यांकन में आएगा। समझ में आ रहा होगा? केवल और केवल सीखने हेतु मूल्यांकन में आएगा। क्यों? क्योंकि सीखने के दौरान ही जब मूल्यांकन किया जाएगा तभी उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। जब एक बार सीख गया तो फिर मूल्यांकन में उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई मामला ही नहीं है। यानी जैसे मान लेते हैं क्लास है, क्लास में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, कोई बच्चा बार बार गणित में अच्छा जोड़ नहीं पा रहा है। अब बार बार जोड़ नहीं पा रहा है, मतलब प्लस नहीं कर पा रहा है, जोड़ नहीं पा रहा है, तो उसको क्लास के दौरान ही क्यों नहीं जोड़ पा रहा है उन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। उसको पत्थर रखवाया जाएगा कि भाई 8 पत्थर रखो और 8 पत्थर रखो, 8 8 16 होता है, जोड़ के बताओ, गिन के बता देगा वो, है ना। लेकिन जब एक बार वो सीख गया तो फिर क्या हो गया? सीखने का मूल्यांकन, कितना सीखा उसका मूल्यांकन करना है। तो उस दौरान क्या उसको किसी प्रकार की सहायक सामग्री, कुंजी, गाइड दी जाएगी? नहीं। सी ऑप्शन देखें, आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करें और उसके पद प्रदर्शन को प्रमाणित करें। यह किसके लिए है? यह है सीखने का मूल्यांकन। जब सीख चुका है तब ऐसा मूल्यांकन होगा। तो यह गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। सी देखें, बच्चों की प्रगति की निगरानी करें और उसके लिए सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करें। यह किस प्रकार का मूल्यांकन होगा भैया? यह मूल्यांकन होगा सीखने हेतु मूल्यांकन। तो केवल दोनों विशेषता किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए। चलिए अगला एक और प्रश्न देख लेते हैं। संभावित प्रश्न है वैसे तो, लेकिन समझ में आ जाए तो ठीक। छात्रों के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? पहला, छात्रों के मार्गदर्शन के लिए बिल्कुल है। दूसरा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अभी पढ़ा है हमने। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन डी। अब देखते हैं सीखने हेतु मूल्यांकन एवं सीखने का मूल्यांकन की प्रविधियां या मूल्यांकन के प्रकार। यानी सीखने हेतु मूल्यांकन करना है या सीखने का मूल्यांकन करना है, दोनों ही मामलों में किन किन विधियों से मूल्यांकन किया जा सकता है, उन सब बिंदुओं को समझते हैं। मूल्यांकन एक सतत निरंतर चलने वाली सकारात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके शिक्षा प्राप्ति के स्तर को जानकर उचित अनुचित निर्णय लेने में सहायता करती है। इसलिए छात्रों के शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। सीखने हेतु मूल्यांकन एवं सीखने का मूल्यांकन की प्रविधियों को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। पहला परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन। अब एक एक को देखेंगे, परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या होता है और गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। पहला देखते हैं परिमाणात्मक मूल्यांकन। विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा की प्रविधियां परिमाणात्मक मूल्यांकन होती है। इन प्रविधियों में परिणाम संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक होते हैं। परिमाणात्मक होते हैं यानी परिमाण में आते हैं, जो संख्या मतलब नंबर में आते हैं, वो परिमाणात्मक मूल्यांकन होते हैं, जो प्रायः बालकों के उपलब्धि ज्ञात करने से संबंधित होते हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन को भी हम छात्रों की परीक्षा के तरीकों के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा प्रायोगिक परीक्षा।
मौखिक परीक्षा जिसमें मुख से पूछ करके प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस शहर में रहते हो, 3 और 3 कितना होता है, ऐसे पूछ करके पूछे जाएंगे, उसको बोलेंगे मौखिक परीक्षा। लेकिन मौखिक प्रश्न पूछते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। लंबे उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। दूसरा, प्रश्न में द्विअर्थीय शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं, क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। छात्रों को उत्तर देते समय बीच बीच में टोकना नहीं चाहिए। लंबी शब्दावली वाले शब्दों से बचना चाहिए। क्लियर है? ये देखिए मौखिक परीक्षा इस तरीके से होता रहता है, बार बार ये जैसे इससे पूछा जा रहा है। अब देखते हैं लिखित परीक्षा। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन सबसे अधिक है। इन परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। पहला, वस्तुनिष्ठ, जैसा कि आप शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम देंगे तो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है ना, 4 ऑप्शन होता है। दूसरा होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथा होता है दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न। तीसरा पॉइंट है जो कि है प्रायोगिक परीक्षा का। प्रायोगिक परीक्षा जिसमें प्रयोग करके दिखाते हैं, जैसे आपने साइंस का प्रयोग किया होगा, 25 नंबर का प्रायोगिक रहता है वो वाला। मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चे कुछ करके सीखें। प्रायोगिक मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन क्या है? आंतरिक प्रयोग और बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग क्या है? जब किसी सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से छात्र सिद्ध किया जाता है तो उससे असफलता या सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। इसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। यह अधिकतर विज्ञान विषय में किया जाता है, सामान्य तौर पर प्रयोगशाला में, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। बाह्य मूल्यांकन क्या है? तो इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांतों को व्यवहार में परिवर्तित करने को कहा जाता है। जैसे कुछ दूरी दौड़ना, जैसे बाहरी जो मूल्यांकन है। सामान्यतः प्रयोगशाला में जो वो होगा, प्रयोग होगा, उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक मूल्यांकन। बाहर जो होगा, जैसे चित्र बनाना है, मिट्टी का कार्य करना है, ये सब क्या हो गया? बाह्य मूल्यांकन हो गया, जैसे पीटी वगैरह हो रहा है। अब आगे देखिए, एक प्रश्न देख लेते हैं। मौखिक मूल्यांकन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अरे इसको तो छोड़ दिया हमने। ये देखिए प्रश्न पूछ भी लिया, हमको पढ़ना चाहिए था। चलो देख लेते हैं। मौखिक मूल्यांकन। मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग गोलाइट्स ने शुरू किया था। मौखिक परीक्षा को यूनान के महान दार्शनिक और पश्चिमी दर्शन के जनक सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। छात्र के मूल्यांकन की यह विधि मुख्यतः व्यक्तिगत होती है, मतलब छात्र को अकेले बुलाकर किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोलाइट्स, ग्लोलाइट्स जो भी। ठीक, चलिए। और सुकरात ने भी इसको महत्वपूर्ण माना था मौखिक मूल्यांकन को, लेकिन ग्लोलाइट्स ने इसकी शुरुआत की थी। अब देखते हैं गुणात्मक मूल्यांकन। पहला तो हमने देखा परिमाणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन मतलब आपको जो भी मूल्यांकन होगा वो अंक में दिखाई देगा, या दूसरा है ग्रेड में दिखाई देगा, जैसे ए, बी, सी, डी, ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, डी प्लस, ऐसा ग्रेड में दिखाई देगा। एक्चुअल में अंक को ही ग्रेड में चेंज कर दिया जाता है, मुख्य मुद्दा है अंक, तो उसको क्या बोलेंगे? परिमाणात्मक मूल्यांकन। दूसरा, परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत भी हमने 3 तरीके का देखा, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। मौखिक के अंतर्गत तो हमने उसका टाइप नहीं है। लिखित के अंतर्गत हमने 4 टाइप देखे। पहला वस्तुनिष्ठ, दूसरा अति लघु उत्तरीय, तीसरा लघु उत्तरीय, चौथा दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न। इसके अलावा फिर हमने प्रायोगिक में 2 टाइप देखा, एक आंतरिक प्रयोग, एक बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग यानी सामान्य तौर पर जो सूत्र होगा उसको एक कमरे में ही प्रयोग सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी। बाह्य प्रयोग मतलब खेल कूद, प्रयोगशाला से बाहर की बात की जा रही। अब हम देख रहे हैं गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन को हम निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जांच की सूची और स्तर माप, अवलोकन या निरीक्षण, घटना वृत्त, साक्षात्कार। चलिए अब एक एक को समझते हैं। जांच की सूची और स्तर माप। जांच की सूची और स्तर माप क्या है? जांच सूची का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं और मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। जबकि माप, स्तर माप के माध्यम से यह जाना जाता है कि किसी छात्र में कुछ विशिष्ट गुण छात्र एवं शिक्षकों में क्या प्रभाव डाला है।
इसको समझाने की कोशिश अगर मैं करूं, जांच सूची और स्तर माप के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कुछ इस तरीके का होगा। देखिए, जांच सूची एक अलग चीज है, स्तर माप एक अलग चीज है। जैसे जांच सूची में आप ये रख सकते हैं, जैसे आपको क्या खेलना पसंद है, ऐसे रख दिया खेलना, यहाँ पे राम रख दिया रमेश, खेलना क्या पसंद है, क्रिकेट लिखिए, इसमें से एक उसको बनाएंगे और टिक मारेगा, फुटबॉल में टिक मार दिया, तो उसका रुचि किस में है, फुटबॉल में। अब कितना रुचि है उसको जानने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, स्तर माप का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा देखें, अवलोकन या निरीक्षण। इसके द्वारा भी मूल्यांकन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को कुछ निश्चित समय के लिए देखना और उसके व्यवहार के कुछ बिंदुओं को दर्ज करना अवलोकन होता है। यानी सामान्य तौर पे देखते रहना, उसको लिख लेना, जो भी उसको काम की चीज है। अवलोकन को सही तरीके से दर्ज करने के लिए अवलोकनकर्ता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापनी, प्रशिक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग करता है। चेकलिस्ट मतलब जैसे उसमें भी लिखे रहते हैं, उसमें वैसे टिक लगाता जाता है कि इसमें कौन कौन सी गुण है, कौन कौन से गुण नहीं है। जैसे मान लेते हैं कुछ ये है और ये है, तो इसके इन दोनों के बारे में अगर चेक लिस्ट तुलना किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, तो इसमें लोहा है, लोहा इसमें लोहा नहीं है, इसमें लोहा है, तो इसके बारे में ये स्टेपलर के सामने चेक कर देगा, लोहा में इसमें लोहा नहीं है तो काट देगा, इसमें प्लास्टिक है चेक कर देगा, इसमें प्लास्टिक है हाँ है तो चेक कर देगा। इस तरीके से चेक लिस्ट होता है। चेक कर देगा मतलब टिक लगा देगा। आगे देखें, घटनावृत्त। घटनावृत्त शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना या विवरण का कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि में शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, शिक्षक के द्वारा अनुभव किया गया हो, विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षार्थियों को वास्तविक व्यवहार हो सकता है, कुछ इस तरीके का। अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। साक्षात्कार विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तियों में से सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। साक्षात्कार में व्यक्तियों को आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए किए जाने वाला साक्षात्कार को मौखिकी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः साक्षात्कार जो होता है मौखिक होता है, इंटरव्यू। चलिए शैक्षिक दृष्टि से मूल्यांकन का क्या महत्व देख लेते हैं। पहला, मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अति आवश्यक है। मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र एवं अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, क्यों हम शिक्षा दे रहे हैं, छात्रों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों में सहायक सामग्री के आवश्यक सुधार किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक संगठित बनाता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं एवं दृष्टिकोण तथा व्यवहारों का ज्ञान संभव होता है। मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान भी प्राप्त होता है। एक प्रश्न देख लेते हैं, शायद एक ही प्रश्न होगा। मूल्यांकन की प्रकृति होती है परिमाणात्मक या गुणात्मक, तो दोनों प्रकार का होता है, परिमाणात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, तो मूल्यांकन के अंतर्गत हमने ये देखा, परिमाणात्मक में हमने 3 टाइप देखे। कौन कौन सा? एक तो देखा मौखिक, दूसरा देखा हमने लिखित, और तीसरा देखा प्रायोगिक। मौखिक के अंतर्गत हमने कोई टाइप नहीं देखा, लिखित के अंतर्गत 4 टाइप देखे हमने। कौन कौन से 4 टाइप? पहला देखा वस्तुनिष्ठ, अति लघु, फिर हमने देखा लघु, फिर हमने देखा दीर्घ ऐसे हो दीर्घ, या निबंधात्मक। इस तरीके से हमने 4 टाइप देखो। उसी प्रकार से हमने गुणात्मक में भी 4 टाइप अभी हमने देखे हैं, तो उन सारी चीजों को आपको याद रखना है। क्लियर होगा। अब हमारा सिलेबस लगभग पहला यूनिट जो होगा इसका वो खत्म होने के कगार पर है। अब हम आखिरी क्लास इसमें करेंगे पहले यूनिट का,
शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। उसके बाद हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे यूनिट में प्रवेश करेंगे। संभवतः आपको ये क्लास भी पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया होगा, कोई डाउट होगा जरूर मैसेज करिएगा, मैं आगे आपको जरूर गाइड करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।